student, I am Banpal Maurya. Today we discuss in class 9 whooping cough disease. Bacterial disease. Bacterial disease, whooping cough. Whooping cough. whooping cough को प्रायः हम पर्ट्यूसिस के नाम से जानते हैं। इसी को हम पर्ट्यूसिस कहते हैं। PERTUSIS, pertussis disease. Whooping cough is caused by Bradiella pertussis बैक्टीरिया। इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है, यहाँ हम कह सकते हैं whooping cough। whooping cough किसके द्वारा काज किया जाता है? cough is caused by ब्रैडिएला। किसके द्वारा होगा? बॉर्डिएला बॉर्डिटेला। किसके द्वारा कास्ड होगा? बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस के द्वारा whooping cough डिजीज होती है एंड इज कॉमन चाइल्डहुड डिजीज। ये चाइल्डहुड स्टेज में ज़्यादा आती हैं, जिसको हम चाइल्डहुड डिजीज के नाम से जानते हैं। चाइल्डहुड डिजीज। ये चाइल्डहुड डिजीज होती हैं अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये अफेक्ट किसको करती हैं? इट अफेक्ट affecting the respiratory system। किसको? रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं। ठीक है ना। अब इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, किस प्रकार से फैलती हैं? ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलती हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये किस प्रकार से फैलती हैं? तो इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है whooping cough का? इट हैज इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 16 डे। इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, हम कह सकते हैं इट हैज एन incubation period 10 to 16 डे, यानी 10 से 16 दिन तक इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। स्प्रेड थ्रू यह डिजीज कैसे फैलती है? इट स्प्रेड थ्रू infection by direct contact। infection by
डायरेक्ट contact with droplet of infected person। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन जब कफिंग करता है तो उस समय उसके माउथ से जो ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं वही ड्रॉपलेट्स किसी नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्ट करते हैं, वो डायरेक्टली इंटर कर जाते हैं कहाँ पर, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जिसके वजह से ये एक नॉर्मल पर्सन भी क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। और इसके सिम्पटम क्या हैं? सिम्पटम ऑफ दिस डिजीज, सिम्पटम, इसके सिम्पटम क्या है? सिम्पटम ऑफ whooping कफ, whooping कफ। whooping कफ के क्या सिम्पटम है? इट इज कॉजेज लॉस ऑफ एपेटाइट, पहला है लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, दूसरा है फीवर, तीसरा है इसमें रनिंग नोज, रनिंग नोज, चौथा इसमें है फैटिग्यू स्नीजिंग, फैटिग्यू स्नीजिंग, छींक का आना, एंड कंटेंट कफ लीविंग, एंड इसमें जो है और क्या होता है, कफ लीविंग, कफ लीविंग द चाइल्ड ब्रीथलेस। ब्रीथलेस यानी कफ इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाती है कि जो चाइल्ड होता है उसको सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। टायर्ड एंड रेड फेस, जो चेहरा होता है वो कैसा हो जाता है, थका और लाल जैसा हो जाता है। टायर्ड एंड रेड इन फेस, ठीक है। तो लेटर द वॉइस बिकम हॉर्स, इनका जो वॉइस क्या होती है, चेंज हो जाती है, वॉइस बिकम चेंज, आवाज़ बदल जाती है। ये इनके क्या है, सिम्पटम हैं, ठीक है ना। और चाइल्ड बिकम ओमिट्स, बच्चे में उल्टी भी होना शुरू हो जाती है, यहाँ पे ये भी सिम्पटम है। यूजुअली ओमिट्स, उल्टी भी होना शुरू हो जाती है। अब इसका प्रिवेंशन किस प्रकार से किया जाता है, इस डिजीज़ को हम किस प्रकार से प्रिवेंट करते हैं, तो इसका प्रिवेंशन और क्योर कैसे होता है, चलिए नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ परट्यूसिस।
prevention and treatment of whooping cough, या हम इसी को क्या कह सकते हैं, पर्ट्यूसिस। इनका ट्रीटमेंट और इनसे बचा कैसे जा सकता है। इम्यूनाइजेशन डन बाय, इसके लिए इन्फेंट व डीपीटी वैक्सीन का यूज किया जाता है। डीपीटी वैक्सीन, इनके ट्रीटमेंट के लिए डीपीटी वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और कितने दिन तक दी जाती है, एट 6 वीक, कितने, लगभग 6 सप्ताह तक या 3 मंथ तक और 5 मंथ तक दी जाती है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसमें इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक को क्या दिया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स दी जाती है। ठीक है ना। तो इनमें ड्रग्स जो ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है वो कौन सी होती है, इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक used for the treatment of whooping cough। whooping cough के ट्रीटमेंट के लिए इरिथ्रोमाइसिन ड्रग जो एंटीबायोटिक होती है इसको दिया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज whooping cough। ये बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट डे हम आपको डिस्कशन करेंगे ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स के बारे में, या ट्यूबरक्लोसिस डिजीज और ट्यूबरक्लोसिस की जो दवाएं हैं इसके लिए कौन से टीके बनाए गए हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।